हेलो बच्चों, मैं अरविंद सर और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अव्यय। इसमें हम लोग जानेंगे कि अव्यय क्या होता है, ठीक, कैसे ये आया है और इसका कहाँ कहाँ यूज है, यही सब पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं अव्यय। देखो, अव्यय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैट्रिसेस बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? मैट्रिसेस। ये जो मैट्रिसेस है ये बहुवचन है। ठीक, क्या है? ये बहुवचन है। और इसका जो एक वचन होता है वो होता है मैट्रिक्स। क्या होता है बच्चों? मैट्रिक्स होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ये पॉइंट 3.1। ठीक, 3.1 में आपको क्या मिलेगा पढ़ने को? भूमिका। भूमिका को बच्चों इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंट्रोडक्शन। ठीक, इंट्रोडक्शन मीन्स कह सकते हो ये चैप्टर जो आया है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, और हमारी जो ये गणित है उसमें जो है कितना इसका योगदान है, वही हमको पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग भूमिका पढ़ते हैं। कह रहा कि गणित की विविध शाखाओं में अव्यय के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, देखो, विविध का मतलब होता है बहुत अधिक। ठीक, विविध का मतलब बहुत अधिक, यानी कह सकते हो जो अव्यय है इसका बहुत ही ज़्यादा गणित में यूज है। ठीक है ना? कह रहा वही, कह रहा है गणित की विविध शाखाओं में अव्यय के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। कह रहा है कि अव्यय गणित के सर्वाधिक शक्तिशाली साधनों में से एक है। मतलब जो अव्यय है वो गणित की सबसे अधिक जो शक्तिशाली शाखाएं हैं, या कह सकते हो कि साधन हैं, उनमें से ये एक है। ठीक, कह रहा अन्य सीधे सादी विधियों की तुलना में यह गणितीय साधन हमारे कार्य को काफ़ी हद तक सरल कर देता है। मतलब कह रहा है कि देखिए, जो अन्य विधियां हैं, ठीक, उसकी तुलना में ये जो अव्यय है वो गणित को काफ़ी आसान कर देता है। बात समझ पाए ना? कह रहा है कि रैखिक समीकरणों के निकाय को हल करने के लिए संक्षिप्त तथा सरल विधियां प्राप्त करने के प्रयास के परिणाम स्वरूप अव्यय की संकल्पना का विकास हुआ। मतलब अव्यय कैसे आया? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो रैखिक समीकरण थे, ठीक, कौन से समीकरण? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण के बारे में आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में, 10th में, 11th में। ठीक, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो मान लेता हूँ कि x प्लस वाई बराबर मैंने लिख दिया 6 और x माइनस वाई बराबर मैंने लिख दिया 4। ठीक, ये क्या है? ये रैखिक समीकरण है। ठीक, और इसको हमें सॉल्व करना है तो इसके लिए कई विधियाँ होती हैं जो कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे। ठीक, जैसे हम 1 और 2 को, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। जैसे मान लो ये समीकरण 1 है और ये क्या है? समीकरण 2 है। इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना? या किसी एक समीकरण से हम लोग x बराबर या y बराबर निकाल के दूसरे में रख देते हैं, अर्थात प्रतिस्थापित कर देते हैं, तब भी ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 चर दिया है, इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अगर कहीं कहीं हमको दे देता है 3 चर, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 4, ये दे दिया गया। x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 6 दे दिया। 2x प्लस 4y प्लस z बराबर 6। अब देखो, ये भी एक रैखिक समीकरण है। ठीक, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। तो इनको सॉल्व करना क्या है? हमारे लिए बहुत ही कठिन है। बात समझ पाए ना? लेकिन अगर इसकी हम लोग संक्षिप्त विधि देखेंगे, शॉर्टकट विधि देखेंगे,
तो उसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, आव्यूह लगाना पड़ेगा। तो ये जो आव्यूह का उत्पत्ति हुआ है या इसका जो विकास हुआ है वो इसी टाइप के समीकरणों को हल करने की जो संक्षिप्त विधि थी उसको जानने का प्रयास किया गया। उसी दौरान इस आव्यूह का कह सकते हो कि विकास हुआ। बात समझ पाए ना। तो वही इसमें देखो कह रहा है कि रैखिक समीकरणों के निकाय को, ये पूरा सिस्टम जो दिख रहा है तीनों समीकरण, इसको निकाय बोलेंगे। निकाय को हल करने के लिए संक्षिप्त का मतलब होता है शॉर्टकट तथा सरल विधियां प्राप्त करने के प्रयास के परिणाम स्वरूप आव्यूह की संकल्पना का विकास हुआ। बात समझ रहे हो ना। कह रहा आव्यूह को केवल रैखिक समीकरणों के निकाय के गुणांकों को प्रकट करने के लिए ही नहीं प्रयोग किया जाता है, अपितु आव्यूह की उपयोगिता इस प्रयोग से कहीं अधिक है। ध्यान से सुनो, मैंने कहा ना जैसे जो रैखिक समीकरण हैं उनको सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट विधि जो खोजी जा रही थी तभी इसका विकास हुआ, लेकिन आज के टाइम में ये केवल रैखिक समीकरणों को हल करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे इस गणित में बहुत बड़ा इसका योगदान है। ठीक है ना। कह रहा है कि आव्यूह संकेतन तथा संक्रियाओं का प्रयोग व्यक्तिगत कंप्यूटर, जिसको आप लोग पर्सनल कंप्यूटर बोल सकते हो, ठीक, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब क्या है, व्यक्तिगत कंप्यूटर है। ठीक। कह रहा के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्रामों, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स, ये एक तरीके का प्रोग्राम्स होता है में किया जाता है, जिसका प्रयोग क्रमशः वाणिज्य तथा विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में होता है। जैसे बजट, जो सरकार बजट जारी करता है, किसके लिए कितना पैसा दिया जाता है, उसमें भी इसका यूज होता है। विक्रय बहिर्वेशन, जिसको इंग्लिश में सेल्स प्रोजेक्शन कहते हैं, इसमें भी इसका यूज होता है। लागत आकलन, जैसे आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हो या कोई चीज़ बना रहे हो तो उसमें कितनी लागत आएगी, उसके आकलन के लिए भी हम लोग आव्यूह को यूज करते हैं। कह रहा किसी प्रयोग के परिणामों का विश्लेषण इत्यादि, जैसे कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसका जो रिजल्ट आता है, जो परिणाम आता है, उसका विश्लेषण जो है किया जाता है, उसमें भी इसका यूज होता है। कह रहा इसके अतिरिक्त अनेक भौतिक संक्रियाएं जैसे आवर्धन, जिसको इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहते हैं, घूर्णन अर्थात रोटेशन, तथा किसी समतल द्वारा परावर्तन, जैसे आप लोग क्लास 10th में परावर्तन अपवर्तन पढ़े होंगे ना, तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है। किसी समतल द्वारा परावर्तन को आव्यूह द्वारा गणितीय ढंग से निरूपित किया जा सकता है। तो इन सब में जो है आव्यूह का यूज होता है। कह रहा है कि आव्यूह का प्रयोग गूढ़ लेख की क्रिप्टोग्राफी में भी होता है। इस गणितीय साधन का प्रयोग न केवल विज्ञान की ही कुछ शाखाओं तक सीमित है, अपितु इसका प्रयोग अनुवांशिकी, अर्थशास्त्र, आधुनिक मनोविज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रबंधन में भी किया जाता है। तो इन सब में जो है हम लोग आव्यूह का यूज करते हैं, यानी कह सकते हो कि ओवरऑल जो आव्यूह है वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और गणित का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है कौन, आव्यूह। तो यहाँ पे हमको आव्यूह सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जो है गणित सीखना है, या कह सकते हो कि गणित में ज़्यादातर जो यूज होता है वो आव्यूह है। ठीक। कह रहा है कि इस अध्याय में आव्यूह तथा आव्यूह बीजगणित, जिसको इंग्लिश में
मैट्रिक्स अलजेब्रा कहते हैं। जैसे दो अवयव का जोड़ हो जाएगा, ठीक, उनका अंतर हो जाएगा, ठीक, उनका गुणा हो जाएगा ना, इन्हीं सब को कहते हैं मैट्रिक्स अलजेब्रा। के आधारभूत सिद्धांतों से अवगत होना हमें रुचिकर लगेगा। मतलब कह रहा है कि ये सब चीज़ें इसमें सीखने को हमको मिलेगा जो कि काफ़ी क्या होगा, रुचिकर। रुचिकर मतलब इंटरेस्टिंग होगा। बात समझ पाए बच्चों? तो ये अवयव के बारे में कुछ जानकारियाँ थी जो मैंने आपको बताया कि भाई अवयव आया कैसे, कैसे इसका उदय हुआ। स्पेशली देखो, इसको खोजा नहीं गया। हम लोग क्या कर रहे थे कि जो रैखिक समीकरण थे उनका संक्षिप्त हल ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उसी दौरान जो है इस अवयव की उत्पत्ति हुई। लेकिन आज के टाइम में केवल रैखिक समीकरणों के हल तक ही इसका ज्ञान सीमित नहीं है, अपितु विज्ञान और गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा ये है और कई जगह उसका यूज होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया इसके बारे में। थोड़ा सा हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जानते हैं अवयव। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बच्चों अवयव, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक। 3.1 क्या था, इंट्रोडक्शन था, जो कि समाप्त हो गया। अब हम लोग क्या है कि 3.2 की तरफ आगे बढ़ेंगे और रियल में अवयव क्या होता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो कह रहा है कि मान लीजिए कि हम यह सूचना व्यक्त करना चाहते हैं कि राधा के पास 15 पुस्तिकाएं हैं। मतलब कोई लड़की है जिसका नाम क्या है, राधा है। कोई लड़की है जिसका नाम क्या है, राधा है। इसके पास जो है ना 15 क्या है, पुस्तिकाएं हैं। पुस्तिकाएं मीन्स होता है बुक, ठीक। 15 क्या है इनके पास, बुक्स है, ये दिया हुआ है ना। कह रहा है कि इसे हम इस रूप में, ये जो रूप दिख रहा है आपको इस रूप में इस समझ के साथ व्यक्त कर सकते हैं कि इसके अंदर, ये जो दिख रहा है इसके अंदर लिखित संख्या राधा के पास पुस्तिकाओं की संख्या है। मतलब ये जो आप ब्रैकेट्स दिख रहे हो इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो नंबर जो है राधा के पास बुक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। कह रहा है कि अब यदि हमें यह व्यक्त करना है कि राधा के पास 15 पुस्तिकाएं तथा 6 कलमें हैं। अब पुस्तिकाएं तो 15 हैं, पुस्तिकाओं को इंग्लिश में हम लोग बुक्स बोल सकते हैं, जो कि कितनी है, 15 है। पुस्तिकाएं राधा के पास 15 हैं। अगर हम बात करें पेन्स की, तो पेन्स कितना है भाई, 6 है, ठीक है ना। अब पुस्तिकाएं 15 है और पेन कितना है, 6 है। और इस चीज़ को हमें क्या करना है, व्यक्त करना है। ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक। तो इसको हम लोग इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। बात समझ रहे हो ना। एक चीज़ याद रखना, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, पहले 15 लिखा हुआ है, थोड़ा सा स्पेस दिया गया है, फिर 6 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो लिखा गया है इस समझ के साथ इसको लिखा गया है कि ये जो ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, इस ब्रैकेट के अंदर जो पहला अक्षर दिख रहा है इसको प्रविष्टि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रविष्टि। प्रविष्टि बोलो या अवयव बोलो या तत्व बोलो, इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं, ठीक है ना। ये पुस्तिकाओं की संख्या को व्यक्त कर रहा है। और जो ये दूसरी प्रविष्टि है, ठीक, या दूसरी संख्या है, ये जो है पेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। हम लोग इसी समझ के साथ इसको व्यक्त किए हैं, ठीक। और इसी चीज़ को अगर आप चाहते हो तो
तो कुछ इस तरीके से आप व्यक्त कर सकते हो। और इस समझ के साथ व्यक्त किया गया है कि जो पहले लिखा हुआ ये अक्षर दिख रहा है आपको, ये पुस्तिकाओं की संख्या है कि राधा के पास कितनी पुस्तिकाएं हैं, और जो दूसरी संख्या है ये राधा के पास पेन की उपस्थिति को बता रहा है। बात समझ पाए ना? तो वही कह रहा है ऐसे भी चाहे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक के कह रहा कि हम प्रकार से इस समझ के साथ व्यक्त कर सकते हैं कि ये जो दिख रहा है ब्रैकेट्स के अंदर कि प्रथम प्रविष्टि राधा के पास पुस्तिकाओं की संख्या, जबकि द्वितीय प्रविष्टि राधा के पास कलमों की संख्या को व्यक्त कर रहा है। यही चीज़ समझना है। जो पहली प्रविष्टि यहाँ पे लिखी गई है और राधा के पास कितनी पुस्तकें है उसको बता रहा है, और जो सेकेंड प्रविष्टि है वो पेन की संख्या को बता रहा है। मैंने कहा आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम कह रहा है कि संख्या दर्शाती है। अब मान लीजिए कि हम राधा तथा उसके दो मित्रों फौजिया तथा सिमरन के पास की पुस्तिकाओं तथा कलमों की निम्नलिखित सूचना को व्यक्त करना चाहते हैं। अभी तक देखो जो इन्फॉर्मेशन थी केवल राधा के पास थी। अभी क्या है कि राधा तो है, ठीक, साथ में उसके दो मित्र आ गए। कौन कौन है उनके मित्र भैया? एक तो है फौजिया, यहाँ मैं बना दे रहा हूँ समझने के लिए। एक तो है फौजिया और उसकी एक मित्र है सिमरन, ठीक। फौजिया है और एक मित्र है उसकी सिमरन है। राधा तो बहरहाल पहले से ही थी, कोई दिक्कत नहीं है, राधा पहले से ही थी ना। तो अभी जितनी इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ा वो सब राधा के पास जो इन्फॉर्मेशन थी, जो चीज़ें थी, आपने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अभी राधा के पास तो वो चीज़ें हैं ही जो अभी आपने पढ़ा, साथ में उसके दो फ्रेंड हैं। कौन कौन? फौजिया और सिमरन। इनके पास भी कुछ चीज़ें हैं, इसको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे देखिए राधा के पास क्या है? राधा के पास 15 पुस्तिकाएं हैं और 6 क्या है? कलम है, ठीक। और उनकी जो फ्रेंड है, मित्र है फौजिया, ठीक। ये फौजिया के पास 10 क्या है? पुस्तिकाएं हैं और 2 क्या है? कलम है। और अगली जो उनकी फ्रेंड है सिमरन, सिमरन के पास 13 क्या है? पुस्तिकाएं हैं और 5 क्या है? कलम है। बात समझ पाए ना? अब देखो बच्चों, ये तो जो था और इन्फॉर्मेशन था, इस इन्फॉर्मेशन को हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक। तो इधर देखो नाम लिख लिया गया है, राधा, फौजिया, सिमरन। बात समझ पाए ना? और पुस्तिका लिखा हुआ है और कलम। पुस्तिका के नीचे राधा के पास 15 पुस्तिका थी, उसको लिखा गया। फौजिया के पास 10 पुस्तिका थी, उसको लिखा गया। और सिमरन के पास 13 पुस्तिका थी, उसको लिखा गया, ठीक। ऐसे ही कलम, पहली जो 6 कलम है वो राधा के पास है, फिर 2 कलम फौजिया के पास है, फिर 5 सिमरन के पास है। तो ये इस इन्फॉर्मेशन को रखा गया है। अब इसी जानकारी को इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, लिखा है ना, इसे निम्नलिखित ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। अब देखो इसमें कैसे होगा। यहाँ पे देखो कुछ नहीं किया गया है, इसी को लेकर के ये जो है ना इसको ब्रैकेट्स में बंद कर दिया गया है। तो ये देखिए जो था पुस्तिकाओं की संख्या 15 थी, 10 थी, 13 थे, ठीक, ये लिखा गया। और कलम भी ऐसे 6 थी, 2 थी, 5 थी, ठीक ना। अब आप देख रहे हैं कि ये जो लाइनें दिख रही हैं ना, इन लाइनों को पंक्ति कहते हैं। जैसे आप स्कूल जाते होंगे तो सुबह सुबह प्रेयर होती है,
तो प्रेयर में सभी बच्चे लाइन में खड़े होते हैं, ठीक। तो जो टीचर होते हैं वो बोलते हैं, हर कोई अपनी अपनी पंक्ति में रहेगा, ठीक है ना, और एक सीधी पंक्ति में लगेगा, ठीक। तो ये जो आप देख रहे हो लाइनें, इस तरीके से इसको क्षैतिज लाइनें कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? क्षैतिज लाइनें कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलेंगे, ठीक। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, ठीक। जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है आपको, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंक्ति। तो ऐसे अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल की तो कितनी है? 3 है। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है बच्चों, 3 बन रही है ना। तो सबसे पहले जो आएगी उसको हम लोग पहली पंक्ति बोलते हैं, इंग्लिश में जो है फर्स्ट रो बोलते हैं, और इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले के लिए 1 लग गया। और दूसरी पंक्ति को हम लोग R2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और तीसरी पंक्ति को R3 से। देखो मैंने कहा जो क्षैतिज लाइनें आपको दिख रही हैं ये पंक्ति को रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है ना। अभी आपने पहली पंक्ति देखा तो आपने R1 लिखा, ये जो दिख रहा है दूसरी पंक्ति के लिए R2 और तीसरी के लिए R3। बात समझ पाए बच्चे? अब ऐसे ही देखेंगे जो ऊर्ध्वाधर लाइन दिख रही है, ऊर्ध्वाधर का मतलब ये ऊपर नीचे रहती है। जैसे आप किसी मंदिर में जाएंगे तो बहुत सारे वहाँ पे क्या मिलेंगे आपको? स्तंभ मिलेंगे। स्तंभ जिसको आप लोग खंभा या पिलर बोल सकते हो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे एक ये स्तंभ बनेगा, एक ये बनेगा, ठीक। तो जो ऊर्ध्वाधर लाइन रहेगी, बात को समझिए, ऊर्ध्व लाइन रहेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्तंभ बोलेंगे। जो पहला है उसको पहला स्तंभ, इसको C1 बोलते हैं, और इसको दूसरा स्तंभ C2 बोलते हैं, ठीक। अब देखो स्तंभ को हम लोग बोलेंगे जो है कॉलम। क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। कॉलम मीन्स होता है स्तंभ, और रो मीन्स होता है पंक्ति, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला स्तंभ और पहली पंक्ति हो गई। अब देखो जो इन्फॉर्मेशन थी आपने इस तरीके से रखा था, आप इसी को एक तरीके से और लिख सकते हो। जो पुस्तिका है इसको इधर कर दो, कलम भी इधर ला के कर दो, और ये जो नाम है, ये तीनों का नाम है, इस नाम को आप ऊपर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे दे रखा है अथवा करके, ये जैसे क्या है कि पुस्तिका कलम इधर हो गया, और नाम राधा, फौजिया, सिमरन इधर आ गए। अब पुस्तिका की बात करें तो पुस्तिका देखो राधा के पास कितनी थी? 15 पुस्तिका थी। वो लिखा हुआ है, पुस्तिका के सामने ही लिखेगा, क्योंकि पुस्तिका लिख रहे हैं तो पुस्तिका के सामने। पहले राधा नाम लिखा तो राधा के सामने, राधा के बाद फौजिया, फौजिया के पास कितनी पुस्तकें थी? 10, उसको लिखा गया। फिर आगे बढ़ा सिमरन, सिमरन के पास कितनी पुस्तिका थी? 13, तो ये पुस्तिका हो गई। ऐसे ही अगर हम बात करें कलम की, तो कलम में पहले देखा जाए राधा के पास 6 कलम है। देखिए ये चीज़ें आप ऊपर नीचे कर सकते हो, उसको ऊपर इसको नीचे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे लिखना चाहते हो, ठीक है ना। और ऐसे हम बात करें अगर फौजिया की, तो फौजिया के पास जो है 2 पेन्स है, और सिमरन के पास 5 है, ठीक। अब इसी तरीके को हम लोग बेहतर ढंग से अगर रिप्रेजेंट या प्रदर्शित करना चाहें, इसको व्यक्त करना चाहें, तो कुछ इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। आप देखेंगे 15, 10, 13, तो यहाँ पे 15 है, फिर 10 है, फिर 13 है। अब मैंने अभी आपको जस्ट बताया था जो क्षैतिज लाइन होती है इसको क्या कहते हैं? पंक्ति कहते हैं, ठीक। ये पहली है तो इसको पहली पंक्ति बोलेंगे, इंग्लिश में हम लोग R1 कहेंगे, रो फर्स्ट है, ठीक। और ये जो दूसरी लाइन आपको दिख रही है क्षैतिज लाइन, ये क्षैतिज, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जाओगे तो उसको क्षैतिज लाइन कहेंगे। और ये दूसरी पंक्ति है मतलब कि R2, ठीक बच्चा। और अगर हम बात करें यहाँ स्तंभ की, तो देखो भैया ऊपर नीचे ये जो लाइन बनती है इसको हम लोग स्तंभ कहते हैं, इंग्लिश में कॉलम कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये पहला स्तंभ है, इसको हम लोग C1 बोल सकते हैं, दूसरा स्तंभ है C2 बोल सकते हैं, तीसरा स्तंभ है C3 बोल सकते हैं, ठीक। कह रहा पहली प्रकार की व्यवस्था में प्रथम स्तंभ की प्रविष्टियाँ क्रमशः
राधा, फौजिया तथा सिमरन के पास पुस्तिकाओं की संख्या प्रकट करती है। अब यहाँ पे हम लोग नहीं देखेंगे, इसके ऊपर वाला भी जो मैंने बताया था, ये जो प्रथम स्तंभ है और राधा, फौजिया और सिमरन के पास पुस्तिकाओं की संख्या को व्यक्त कर रहा है, इसमें यही कह रहा है, ठीक है ना। और द्वितीय स्तंभ की प्रविष्टियाँ क्रमशः राधा, फौजिया तथा सिमरन के पास कलमों की संख्या प्रकट करती है। यहाँ समझिए, जो ये दूसरा स्तंभ देख रहे हो, राधा, फौजिया और सिमरन के पास कलम की संख्या को व्यक्त करती है, ये पहले में आ गया। इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं, तो आप देखेंगे इसमें जो ये पहली पंक्ति दिख रही है यहाँ वाली है, इसी प्रकार दूसरी प्रकार की व्यवस्था में प्रथम पंक्ति की प्रविष्टियाँ क्रमशः राधा, फौजिया तथा सिमरन के पास पुस्तिकाओं की संख्या प्रकट करती है। ध्यान समझो, जो ये पहली पंक्ति है, राधा, फौजिया, सिमरन के पास पुस्तिकाओं की संख्या को व्यक्त करती है। द्वितीय पंक्ति की प्रविष्टियाँ क्रमशः राधा, फौजिया तथा सिमरन के पास कलमों की संख्या प्रकट करती है। अब देखो, ये जो द्वितीय पंक्ति देख रहे हो, राधा, फौजिया और सिमरन के पास ये कलम की संख्या को व्यक्त करती हैं, ठीक। उपयुक्त प्रकार की व्यवस्था या प्रदर्शन को आव्यूह कहते हैं। उपयुक्त, अभी जो मैंने यहाँ आपको बताया, कुछ इस प्रकार की व्यवस्था या तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आव्यूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, आव्यूह बोलते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आव्यूह बोलते हैं। यहाँ दिया ना, आव्यूह बोलो या प्रदर्शन वादक की है। औपचारिक रूप से हम आव्यूह को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। देखो बच्चों, अभी जो हमने ये पढ़ा कि भाई आव्यूह आया कैसे, कहाँ कहाँ ये यूज होता है, हमारे लिए ये कितना महत्वपूर्ण है, ठीक। और इसको एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा। चूँकि ये लेक्चर मेरा फर्स्ट था, पहला लेक्चर था, इसीलिए हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन केवल पढ़े हैं, ठीक। और अगला वीडियो जो हम लोग लेकर के आएंगे, ये रियल में आव्यूह क्या होता है, उसकी परिभाषा, अर्थात कैसे उसको हम लोग परिभाषित करते हैं, आव्यूह को कैसे व्यक्त करते हैं। बात समझ पाए ना। और इनका जो कह सकते हो कि योग यानी जोड़ घटाना होता है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इससे क्या है कि मेरा मनोबल बढ़ेगा, हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।